स्वागत है आपका फिर से नरेट बाय सुनील के 10वें एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड होगा वो इस काइंड ऑफ मेगा एपिसोड होगा। तकरीबन मेरी कोशिश होगी कि एक ही स्टोरी सुनाई जाए। और आज की जो स्टोरी है वो एक हॉरर स्टोरी के साथ साथ एक सीख भी है। क्या सीख है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और देखते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो ये स्टोरी जो है एक अडेप्टेशन है और इसके बाद जो इसके क्रेडिट्स हैं मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो नागपुर का एक इलाका था जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था और उसको फिर टैकल करने के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर बना दिया। लेकिन उस फ्लाईओवर की एक जो खासियत बाद में बन रही थी कि वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स ज़्यादा होने लग पड़े थे। और इस चीज़ का जो कहने का मतलब है कि चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंटर्नशिप कर रही लड़की अदिति जो थी उसको हायर किया गया और उसको ये काम सौंपा गया कि वो इस चीज़ का पता लगाए और इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करे। अब जो अदिति थी वो एक काफ़ी डेडिकेटेड इंटर्न थी और उसको काफ़ी जल्दी सक्सेस प्राप्त करनी थी और उसकी वजह से उस काम को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेकर करने लग पड़ी। अब ये जो ट्रैफिक के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसका कारण जो पता करना था उसके लिए उसको लिंक्स भी बनाने थे। और आप जानते हैं कि जो ये पत्रकार वगैरह होते हैं उनको लिंक्स वगैरह काफ़ी रखने पड़ते हैं अपने जो इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। उसका ये काम जो उसका कॉलेज में ही फ्रेंड था मुकुल वो कर रहा था और कहीं ना कहीं अदिति मुकुल को पसंद भी करती थी। तो वो जो मुकुल को अपना एक तो उससे जो इसके रिगार्डिंग काम भी निकालती थी और मुकुल जो था वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। अब जो अदिति है वो इस काम पर लग गई और उसने देखा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलरली एक ही फ्लाईओवर पर जो है वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब जो फ्लाईओवर है उसकी हम बात करते हैं। फ्लाईओवर जो था वो नॉर्मल एक बड़ा फ्लाईओवर था और उस फ्लाईओवर के बीच में डिवाइडर्स जो थे वो टेम्पररी डिवाइडर्स थे। और डिवाइडर्स भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे। एक जो सीमेंटेड कंक्रीट के डिवाइडर्स होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े डिवाइडर्स होते हैं और उनको हिला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ जो अराउंड ऑरेंज कलर के बड़े बड़े, एक तो ऑरेंज कलर के वो वीएलसी मीडिया प्लेयर जैसे आते हैं, ऐसे नहीं बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो थोड़े हल्के होते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी हल्के होते हैं कंपैरेटिवली कंक्रीट डिवाइडर्स के। तो वो टेम्पररी डिवाइडर्स होते हैं कि इन केस ऑफ एनी सम प्रोग्राम तो उसको अगर सड़क को पूरा चौड़ा करना हो, उसकी पूरी यूज़ चौड़े के तो उसको करके ओपन यूज़ करना हो तो उसको हटा दिया जाता है, काफ़ी इजीली हट जाते हैं। अब जो अदिति थी वो क्या देख रही थी, उसने नोटिस करना शुरू किया कि जो डिवाइडर है, डिवाइडर का एक सर्टेन पोर्शन पे जाके उस डिवाइडर का जो एक हिस्सा था वो हिला हुआ था, वो साइड भी होता था। और उसके बाद वो थोड़ा सा उसने अज्यूम किया कि हो सकता है कि इस जो डिवाइडर के साइड पे होने से ही एक्सीडेंट्स की ज़्यादा तादाद बढ़ रही है और रोज़ एक आधा एक्सीडेंट तो हो ही रहा है। उसको अब समझ नहीं आ रही थी कि इस चीज़ के बारे में कैसे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी नज़र उस डिवाइडर के साइड पे फुटपाथ पे थोड़ी सी दूर बैठे एक बाबा जी पर पड़ी जो फ़कीर टाइप लग रहे थे। और वो बाबा जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो लिखना पढ़ना आता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जस्ट एक कहा कि आप जब भी ये डिवाइडर को कोई साइड पे करेगा आप सिर्फ उस गाड़ी का या उस बाइक का जो है वो नंबर नोट कर लेना। और आदित्य के मन में था कि मैं जो ये नंबर है वो नोट करूँगी और उसके बाद फिर जब एक लिस्ट हो जाएगी तो फिर हम इस पर काम करेंगे और बाद में एक्सपोज करेंगे कि ये वो लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब नंबर जो हैं वो बाबा जी लिखने लग पड़े और उसके बदले में थोड़ी बहुत अदिति उसकी सेवा भी कर लेती थी, पैसे पैसे वगैरह भी दे देती थी। अब जो ये संख्या थी थोड़ी बहुत हुई और फिर अदिति ने किया कि आज जो लास्ट मैं करती हूँ, लेट से उन्होंने 10 या 12 नंबर का किया और ये 10वां नंबर वाला जो आदमी है, यानी कि आज मेरा हो गया कि 10-12 दिन हो गए हैं, तो स्टार्ट करती हूँ सबसे लास्ट वाले से और उसको फ़ोन करके उसको बताती हूँ कि आपकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब अदिति ने क्या किया कि अदिति ने उसको फ़ोन करना शुरू कर दिया। फ़ोन करना शुरू कैसे किया कि उसका नंबर है वो किसको दिया उसने,
अपने फ्रेंड को दिया, मुकुल को, और मुकुल ने फर्दर वो जो नंबर है ट्रैफिक पुलिस के सारे अपने डेटाबेस वगैरह से निकलवा के उस आदमी का नंबर निकालना शुरू कर दिया। अदिति अब उसको फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, कभी उसका नंबर लग नहीं रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था, कभी रिंग जा रही थी। तो ऐसे ही चलता रहा, तो थक हार के अदिति जो है वो अपने घर पे आ गई। अब अदिति जब अपने घर पे आई तो कुछ देर बाद ही उसके घर पे पुलिस भी आ गई। अब पुलिस को देख के अदिति हैरान होगी और पुलिस ने उसको कहा कि आप इस पर्टिकुलर एक नंबर पर कॉल कर रही थी, और उसने अदिति ने कहा हाँ मैं कॉल कर रही थी। तो उसने कहा कि ये जो पर्सन है उसका मर्डर हो गया है, तो इसका जो लिंक है हमें आपके साथ लग रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द मर्डर जो टाइमिंग है उसके आसपास आपकी कॉल्स काफ़ी आ रही थी, तो हमें आपको हिरासत में लेना होगा। और अदिति इस चीज़ को देखकर काफ़ी सन्न रहेगी और उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक इंटर्नशिप कर रही हूँ और पत्रकार बनना चाहती हूँ, और उसके मुझे एक काम सौंपा गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी। अब पुलिस अदिति को पकड़कर थाने में ले गई, और अदिति का जो फ्रेंड था उसको भी फिलहाल इस बात का पता नहीं था, क्योंकि नागपुर एक बड़ी सिटी है, एक तो थाना होगा नहीं वहाँ पे। अदिति को अब थाने में लेके जाया गया और अदिति से पूछताछ करनी शुरू हो गई, और अदिति ने सारा अपनी कहानी बताई कि वो पर्टिकुलर किसी न्यूज़ एजेंसी में काम करती है, उसको एक काम सौंपा गया था, और उसके जो ये आज 10वां या 11वां उसका जो पर्सन था, ऐसा ट्रैफिक का जो रूल था उसको ब्रेक कर रहा था। तो मैंने आज उसको इसलिए कॉल किया कि आप ऐसा कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम अखबार में ऐसे या न्यूज़ में हम आपके इसको पब्लिश कर देंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका ऐसे मर्डर हो जाएगा, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता। अदिति अब सारा कुछ बयान तो कर चुकी थी, लेकिन पुलिस जो है वो इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या होता है कि आमतौर पे पुलिस को भी होता है कि यार लिंक जो सॉलिड लग रहा है तो जो केस को है उसको ख़त्म किया जाए, ऐसी इंटेंशन हो सकती है पुलिस की। लेकिन एक पुलिस वाले थे जो थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड थे, और वो थोड़ी अदिति की बातों को सुन रहे थे, और जाहिर तौर पर अदिति रो भी रही थी और वो बार बार कह रही थी कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर वो जो पुलिस वाले थे वो अदिति के पास आए और उन्होंने सॉफ्टली अदिति से बात करना शुरू कर दिया, और उसे बेटी कहा, क्योंकि वो थोड़े से एजेड थे, और उन्होंने कहा कि बेटी मुझे आप एक बार सारी बात बताओ। तो जब अदिति ने सारी उनको बात बताई तो उनको थोड़ा सा लगा कि यार इस चीज़ में थोड़ा बहुत हो सकता है, तो क्यों ना एक बार चांस लिया जाए और इसकी बात को भी माना जाए। तो देन उन्होंने बाकी अधिकारियों से भी बात की इसके रिगार्डिंग, और समहाउ वो उनको मनाने में कामयाब हुए कि हाँ एक बार इसकी बात को भी सुन लिया जाए। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो फिर अदिति ने उसको जो पुलिस को है वो बाबा के पास लेकर गई। अब जो वो बाबा हैं तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये लड़की कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, तो उसने कहा था कि ऐसा ऐसा मुझे डिटेल्स चाहिए, और मैंने इसको 10-11 नंबर की डिटेल दी हैं। अब जो ये पुलिस वाले हैं वो कहते हैं ठीक है, तो हमें आप जो है अपनी डिटेल बताओ कि कौन सी डिटेल है आपके पास, तो हम देखते हैं और उनसे बात करते हैं। तो हम देखेंगे बाद में आसपास सीसीटीवी कैमरे शायद कहीं होंगे, तो अगर होंगे तो देखेंगे कि क्या वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस डिवाइडर को साइड पे किया और उसके बाद वो यहाँ से निकले। अब जब अदिति ने वो लिस्ट दी और वो लिस्ट जब पुलिस वालों ने निकाली, पुलिस वालों की हैरानी की कोई सीमा नहीं की जब एक एक करके उन्होंने वो लिस्ट पर कॉल करना शुरू किया, और वो सारे के सारे जो बंदे थे या जो भी ओनर थे व्हीकल के, वो सब डेड थे। उनकी सबकी पिछले कुछ दिनों में मौत हो चुकी थी। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई और ये पाया गया कि जो ये लोग हैं उसी दिन मरे हैं जिसी दिन उन्होंने इस डिवाइडर को साइड पे किया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इससे बड़ा कोइंसिडेंस क्या हो सकता है कि वो इस डिवाइडर को साइड पे कर रहे हैं, अपना यू टर्न ले रहे हैं, यानी कि वो सड़क से यू टर्न लेने के लिए डिवाइड को करते हैं ना कि मतलब एक तरफ उन्हें 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर टर्न लेना पड़ेगा, दूसरी तरफ वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही यू टर्न लेके निकल रहे हैं।
अब ये उनको बात काफ़ी अजीब लगी और समहाउ थोड़ा सा शक पहले अदिति पर भी जाना शुरू हो गया कि कहीं ये सीरियल किलर तो नहीं है, या फिर अगर ये सीरियल किलर नहीं है तो फिर पक्का कोई ना कोई सीरियल किलर तो है। और पुलिस का जब है इस केस में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, क्योंकि जब एक सीरियल किलर को के बारे में पता लगता है तो पहली बात तो उस पुलिस के लिए सिरदर्दी बनती है, पुलिस को परेशान करती है चीज़। लेकिन अगर सीरियल किलर को पकड़ा जाए तो उसके बाद पुलिस की समाज में वाहवाही भी बड़ी होती है, और पुलिस अब डरी भी हुई थी और एक्साइटेड भी थी, दोनों चीज़ें साथ में हो रही थी। अब अदिति से दोबारा पूछताछ की गई और इन बिटवीन अदिति का जो फ्रेंड था मुकुल, उसको भी सारी बात पता लग चुकी थी, और मुकुल ने थोड़ा सा एडमिट किया कि मैं अदिति का इस नंबर को ट्रेस करने में उसकी मदद कर रहा था। तो अब जब पुलिस वाले एक दूसरे के साथी होते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कि ठीक है यार, हो सकता है कि ये सच बोल रही हो। अब फिर अदिति और जो बाकी पुलिस वाले हैं उन्होंने कहा कि अब इस चीज़ को पता कैसे किया जाए। तो फिर जब वो बात है, वो घूम फिर कर वो बाबा जी के पास बात आई, और उन्होंने एक बाबा जी को फ़ोन दिया और थोड़ा बहुत सिखाया कि फ़ोन करना कैसे है। वो किस लिए दिया, उन्होंने बाबा जी को कहा कि जैसे ही कोई आदमी या कोई भी पर्सन इसको साइड से घुमाएगा, वो चाहते थे कि वो डिवाइडर को करे, और पुलिस वाला किसी भी फॉर्म में वो खड़ा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पुलिस वालों के जो देखने का एक तरीका होता है तो वो आपको पता थोड़ा सा सस्पिशियस देखते हैं, चाहे वो सिविल यूनिफॉर्म में भी क्यों ना हो। तो ऐसा ना हो कि कोई आदमी देखे, वो करने से पहले पुलिस को देख ले और फिर वो खिसक जाए, तो ऐसे फिर इस चीज़ का जो है वो पता नहीं लगाया जा सकता। तो खैर उन्होंने क्या किया कि बाबा जी को नंबर दिया। थोड़ा बहुत बाबा जी पढ़े लिखे थे और उनको थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई आदमी, कोई भी पर्सन जो है इसको डिवाइडर को साइड पे करेगा और यू टर्न लेगा, तो आप मुझे फटाफट उसका जो बाइक का नंबर है या जो गाड़ी का नंबर है वो मुझे बता देना। और अगली सुबह ऐसा ही हुआ। 2 लड़के थे जो बाइक पर थे, उन्होंने डिवाइडर को साइड पे किया और देन उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और बाबा जी ने वो नंबर देख लिया और साथ के साथ पुलिस को फ़ोन कर लिया। पुलिस अब वो आगे जाके उस बाइक को ट्रैक करने लग पड़ी और थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने उस बाइक को पकड़ लिया और वो लड़कों को जेल में डाल दिया। वो डिवाइडर के लिए नहीं, सिर्फ उनकी एक सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पिछले जो 10 से 11 केसेस जो ट्रैक हो रहे थे वो सभी के सभी केसेस में डेथ हो चुकी थी, तो समहाउ वो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब उन्हें हवालात में बंद करते हैं और थोड़ी देर बाद चीखों पुकार की आवाज़ आनी शुरू होती हैं और जब तक पुलिस उन तक पहुंचती है तो वो लड़के एक दूसरे को मारकर ख़त्म कर चुके होते हैं। एक दूसरे को नाखूनों से एक दूसरे की आंखें नोच लेते हैं, उनको पूरी तरीके से बुरी एक दूसरे की हालत करके मर जाते हैं। अब ये देख के पुलिस भी दहल उठी कि भाई ये क्या हुआ, कहाँ से सीरियल किलर आ गया, ये क्या सीन हो गया। अब तो जेल में कैसे कुछ सीरियल किलर आ सकता है मारने के लिए। और अदिति, मुकुल, सारे पुलिस वाले ये तो सारे हैरान परेशान रह गए। खैर वो हो सकता है कि उन्होंने फॉर द टाइम बिंग, अभी पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने अज्यूम किया है कि ये हो सकता है कि कोई साइकिक प्रॉब्लम हो और ऐसा कुछ ना हो, या हो सकता है कि ये जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा बहुत एक दूसरे को हर्ट कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा हो गया और वो एक दूसरे की जान लेने तक पहुंच गए। खैर अब फिर डिसाइड किया गया कि अब जो नेक्स्ट डे कोई है तो उसको हम पकड़ेंगे, तो फिर उससे हम अच्छी तरह उसको सिक्योरिटी में रखकर कस्टडी में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सीरियल किलर है जो इनको मारने के लिए आता है। अब नेक्स्ट डे जो आदमी निकला तो फिर बाबा जी ने एज यूजुअल उनको रिपोर्ट भेज दी कि ये पर्सन निकला। वो एक वकील था जो अपनी गाड़ी से निकला था। अब गाड़ी वाले थोड़े से फास्ट होते हैं तो वो निकल गया और उसके बाद जब पुलिस वालों को सारा पता लगा तो उन्होंने सारा एड्रेस वगैरह की डिटेल निकाली और वो उनको पकड़ने के लिए चल पड़े, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि सिक्योरिटी देने के लिए चल पड़े। अब वो जैसे ही उनके घर के पास पहुंचे तो उनको घर से एक आदमी कूदता हुआ दिखाई दिया, जो कि वो वकील ही था जो आज सुबह उस यू टर्न मार के निकला था डिवाइडर को साइड पे करके। अब ये देख के पुलिस की और हालत ख़राब हो गई कि भाई ये इतना कोई सीरियल किलर ज़बरदस्त आदमी है जो हमारे पहुंचने से पहले भी वहां पर पहुंच जाता है।
और अपना काम तमाम करके निकल जाता है। पुलिस ने सारी छानबीन की, घर के आसपास पड़ोसियों के घर के, सारा एक तरह से छावनी में बदल दिया, लेकिन उनको कोई पर्सन मिला ही नहीं। अब ये जो चीज़ है वो पुलिस वालों के दिल में भी डर भरना शुरू कर दिया कि ये भाई हो क्या रहा है, ये कैसी अजीब सी बला है जो सबको मार रही है और पता भी नहीं लग रहा कौन है। खैर अब पुलिस वाले भी परेशान, अदिति सारे जितने परेशान कि ये हो क्या रहा है। तो फाइनली फिर अदिति ने डिसाइड किया कि इस चीज़ को करने का एक ही हल है कि क्यों ना मैं उस जगह पे सबसे पहले जाके डिवाइडर पे यू टर्न लूँ और देन उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। हालांकि सब ने इस चीज़ के लिए मना किया, मुकुल ने भी, पुलिस ने भी, लेकिन अदिति माने नहीं और उसने कहा कि ऐसे तो हर रोज़ लोग मरते रहेंगे, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए, हमें पता तो लगे कि ये क्या है और आप मुझे फुल सिक्योरिटी दीजिए। अब जो पहले लोग आ रहे थे वो तो अनकॉन्शियसली वो अपना काम कर रहे थे, जो है रूल ब्रेक कर रहे थे, तो उनको तो पता भी नहीं था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन मुझे तो पता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी सतर्क भी रहूँगी। तो समहाउ अदिति पुलिस वालों और मुकुल को समझाने में जो है वो सफल रही कि हाँ ये काम करना ही पड़ेगा। अब सुबह सुबह जो है वो पुलिस थोड़ा सा साइड पे लग जाती है ताकि कोई अगर डिवाइडर को करने की कोशिश करे साइड पे तो वो उनको रोक लें, क्योंकि उस दिन अदिति का नंबर था। अब अदिति जो है वो डिवाइडर को साइड पे करती है और अपनी जो स्कूटी है उसको लेकर यू टर्न मार के घर की तरफ सीधा चल जाती है और बीच में काफ़ी सिक्योरिटी उसको दी जाती है ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अदिति जो है अब वो अपने घर जाती है। सुबह का टाइम था, दरवाजे बंद होते हैं, घर में और कोई भी नहीं होता, इवन कि उसके पेरेंट्स या बाकी सिबलिंग वगैरह कोई नहीं होता। पुलिस का कड़ा पहरा है, गली में भी सिविल यूनिफॉर्म में, घर पे भी, घर के ऊपर टेरेस में जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर भी, इवन कि जितने रूम में वहाँ पर भी, और आदित्य के आसपास उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर लिए ताकि इन केस अगर कुछ भी पता ना लगेगा तो सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्डिंग तो चल रही है। अब जो है अदिति वो बैठी इंतज़ार कर रही है और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और उसके बाद रात का टाइम आ रहा है और अभी तक कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं हुआ या सस्पेक्टेड नहीं हुआ जिससे ये लग सके कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है। खैर रात जब होती है तो अदिति को कुछ हलचल दिखाई देती है अपने रूम से बाहर। तो अदिति को लगता है कि हो सकता है कि वो पुलिस वाले हों, लेकिन ऐसा कुछ उसे फील नहीं हुआ और अदिति सोचती है कि शायद उसके मन का वहम है, वो सुबह से एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई आएगा। फिर अचानक से उसको जो अपने पीछे खिड़की है वहाँ से पर्दे की अचानक तेज से हिलने की उसको लगता है, तो वो फटाफट भाग के जाती है, पर्दे की तरफ देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। अदिति जिस चेयर पर बैठी हुई थी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट मुंह की तरफ थी, दरवाजे की तरफ। अब जब अदिति उस खिड़की की तरफ देख रही है तो पीछे से उसको चेयर के धीरे धीरे घूमने की आवाज आती है। अब अदिति के कान जो है वो खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अदिति पलट के देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वो चीख बाहर तक नहीं जाती। जिसे कहते हैं ना दबी हुई चीख, कि मुंह से तो चीख निकली है लेकिन इतनी आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि जो उसके सामने औरत बैठी हुई थी उसका जो आधा फेस था वो इस तरीके से हुआ था इंजर्ड कि जैसे वो घसीटा गया हो। उसका मांस, उसकी आंखें बाहर आई हुई, जो उसके बाल थे लंबे लंबे और इतने बुरे लग रहे थे, हिल रहे थे कि जैसे नाग हो। कपड़े उसके फटे थे और यहाँ से जो है वो होठ वगैरह भी सारे जिसे कहते हैं घसीटे हुए थे और उसके दांत निकले। अदिति जो है उसकी टांगे अब कांप रही थी और वो बिल्कुल चुप। और वो औरत कहती है, तो तुम जो चाहती थी आज वो तुम्हारे साथ होने लगा है। तुमने आज उस रोड को, उस डिवाइडर को हटाया है और आज तुम्हारी बारी है। अदिति जो है वो अब बिल्कुल अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी पावर
एकत्रित करके, इकट्ठी करके सिर्फ इतना कहती है कि मारने से पहले मुझे बता तो दो कि तुम ऐसा क्यों कर रही। और ये तुम्हें भी पता है कि ये चीज़ मैंने जानबूझकर की है, सिर्फ इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा। जो वो औरत थी उसने फिर बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं जब जिंदा थी तो मेरा नाम माया था। एक दिन मैं उस फ्लाईओवर पे जा रही थी और वो तकरीबन रात का समय था। स्कूटी पे जा रही थी और सर्दियों के दिन में धुंध का होने की वजह से उसको पता नहीं लगा। अचानक वो जब वो आई तो डिवाइडर सामने था तो उससे बैलेंस नहीं हुआ और वो स्कूटी जो उस डिवाइडर से टकराई और उसकी बेटी भी साथ में बैठी हुई थी। और वो जब स्कूटी से गिरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इम्पैक्ट था और वो घसीटती आगे गई। उसका सारा फेस यहाँ से हो गया और इंटरनल इंजरीज की वजह से उसकी और उसकी बेटे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तब से वो माया, वो जब आत्मा चुड़ैल बन चुकी है, वो कहती है कि जो भी सबसे पहले उस डिवाइडर को हटाता है वो अगला दिन नहीं देखता, जैसे आज तुम अगला दिन नहीं देख पाओ। तो अदिति ने हाथ पैर जोड़े और कहा कि मैं सिर्फ इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा और लोगों के साथ ना हो तो उनको मारने की बजाय हम सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। और रही बात, हम उस आदमी का भी पता लगाएंगे तुम्हारे लिए कि वो कौन था और उसके बाद तुम उससे बदला लेकर इस चीज़ को ख़त्म कर सकती हो। और हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो डिवाइडर जो है वो परमानेंट लगाया जाए। अब माया तो जा चुकी थी, वो इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आत्मा थी जो वो तो जानती थी कि अदिति ने यह सब कुछ जानबूझकर किया। खैर माया इस चीज़ के लिए तैयार हो गई। अब फिर माया ने कहा कि ठीक है, मुझे उस पर्सन का पता लगा कर दो जो सबसे पहले उस दिन, जिस दिन उसकी मौत हुई थी रात को, उसने उस डिवाइडर को सबसे पहले क्रॉस किया, उसने निकाला था सॉरी। तो फिर माया ने बताया कि वो किस दिन उसकी मौत हुई। उस दिन का जो पुलिस को अदिति ने सारी कहानी बताई तो पुलिस वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन पुलिस के पीछे पड़ के सबसे पहले ये पता लगाया कि उस दिन, जिस दिन की माया ने बात बताई कि क्या वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ था। जी बिल्कुल, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। क्या वहाँ पर एक औरत और एक बच्ची मरी थी? जी बिल्कुल, उस दिन एक औरत और एक बच्ची मरी थी। अब इतनी डिटेलिंग के बाद जो पुलिस है वो भी थोड़ी सी हो गई कि यार भूत प्रेत तो छोड़ो, ये तो जो फैक्ट है वो तो सच है ना, तो हम पता लगाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि आसपास के इलाके में काफ़ी छानबीन की गई और कहीं से जाके एक सीसीटीवी कैमरा मिला जो उस एंगल की तरफ था जहाँ पर वो डिवाइडर था और वहाँ पर जो वो सारी कैप्चर की जा सकती थी। तो उस कैमरे को फिर उन्होंने जो क्या रिवर्स सारा किया, रिकॉर्डिंग सारी खंगाली और देखा कि एक बाइक जो है वो उस दिन सबसे पहले उस डिवाइडर को साइड पे करके जा रही है। अब उस बाइक का नंबर कैप्चर किया गया। वो जो बाइक थी, जब उसका नंबर कैप्चर किया गया और जब अदिति को दिखाया गया और अदिति की देख के हालत ख़राब होगी क्योंकि वो बाइक का नंबर था वो मुकुल के नाम पर। अब अदिति की आंखों में आंसू, गुस्सा भी और डर भी कि अब मुकुल जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वो गुस्से में मुकुल के पास गई और उसको खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से एक औरत की जान गई, एक बच्चे की जान गई और उसके बाद ये सब कुछ चेन चलने लग पड़ी। तो मुकुल ने कहा कि रुको रुको। उसने रिकॉल किया कि यार उस दिन मुझे लगता है कि मैं वो बाइक, मैं पहली बात तो मुझे ये पक्का याद है कि मैं ऐसी मैं यार खुद पुलिस में हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा और मैं वो गलती कर ही नहीं सकता। और साथ के साथ ही मैंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने उस दिन वो जो बाइक है वो अपने फ्रेंड को दी थी। तो वो फ्रेंड जो है मेरे हिसाब से उसने ये काम किया होगा। और जब वो सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखा गया तो वो बिल्कुल लग भी रहा था कि वो मुकुल नहीं है, क्योंकि जो मुकुल की फिजिक थी और उस आदमी की फिजिक में काफ़ी डिफरेंस था। अब फिर जब पूछा गया कि वो फ्रेंड कौन है तो मुकुल ने कहा कि वो सुरेश है जिसको मैंने ये अपनी बाइक दी थी।
अब वो सारे सुरेश के पास गए, और सुरेश ये वही आदमी था जिस दिन उसने वो बाइक को जल्दी जल्दी में यू टर्न लेने के लिए डिवाइडर को साइड में किया था। और ये वही आदमी था जिस दिन उसने ये डिवाइडर को साइड पे किया और उसी रात उसकी बीवी और बच्ची उसी डिवाइडर के साथ टकराने के साथ मर गए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, माया सुरेश की वाइफ थी। और जब सुरेश को इस चीज के बारे में बताया गया, वो फूट फूट कर रोने लग पड़ा। और माया को जब इस चीज का पता लगा, तो अदिति ने जब उससे कहा कि अब आप क्या करोगे, आपका गुनहगार जो है वो आपके सामने है, तो माया ने कहा इसको उसके गुनाह की सजा तो मिल ही चुकी है, क्योंकि अब इसकी जिंदगी में इसकी बीवी और बच्ची जा चुके हैं, और किसी के साथ ना हो तो इस जो डिवाइडर को है उसको परमानेंट किया जाए, ताकि और जाने ना जा सकें और कोई बेगुनाह ना मर सके। तो ये थी आज की कहानी। एडेप्टेशन थी, फिक्शनल है, लेकिन एक सीख है कि आपका किया गया छोटी सी एक लापरवाही किसी की जान तक ले सकती है, खास तौर के ट्रैफिक में। रोजाना हम देखते हैं कि लोग टर्न लेते हैं, इंडिकेटर नहीं देते, या अचानक से गाड़ी की जो हाईवे में ब्रेक लगा देते हैं, पिछली गाड़ी लग जाती है, साइड पे लगा देते हैं, हैज़ार्ड जो लाइटिंग है उसको ऑन नहीं करते जब वो कोई पर्सन टर्न लेता है और आगे गाड़ी खड़ी होती है। कई तरीके के एक्सीडेंट होते हैं और हम उसके जो है वो चाहे ना चाहे अनजाने में गुनाहगार बन जाते हैं, और किसी की ज़िंदगी और साथ में अपनी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। तो ये स्टोरी एक डरावनी थी, लेकिन साथ के साथ एक सीख भी थी। प्लीज़ ओबे द ट्रैफिक रूल्स, और साथ में जितने भी कानून बनाए गए हैं हमें उसकी जो है वो उसको पालना करनी चाहिए। कैसे लगी आपको आज की स्टोरी? आई होप पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से चैनल को लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी को मैं नरेट करूं, मैंने स्क्रीन पे जो है वो अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी भी प्रोवाइड की है। अगर आप लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप लिखकर भी भेज सकते हैं, दोनों माध्यम से। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएंगे, अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप रिकॉर्ड करके इंस्टा पे मुझे भेज सकते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी हुई तो मुझे सुनाने में बड़ी खुशी होगी। आज का जो सेशन है वो काफ़ी, एक मैंने कहा था कि मैं सिंगल स्टोरी सुनाऊंगा, 10th एपिसोड था मेरे जो न्यू चैनल है द नरेट बाय सुनील, और सुनील नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट जो मेरा अल्टरनेट चैनल है, वहाँ पर भी ये स्टोरी कुछ दिनों बाद आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।